हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 शताब्दी से लेकर 1750 शताब्दी तक जो है बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर है। इसमें हम जो पढ़ेंगे चैप्टर 9 मुगल साम्राज्य के पतन पर चर्चा। देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन भी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और कई बार एग्जाम में आता भी है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिस पर आपको विचार भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से जो होता है बनाने वाला व्यक्ति का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपके पढ़ाई के लिए है, ठीक है, पढ़ने के लिए, आपको ज्ञान को मार्गदर्शन करने के लिए है। ये कोई गलत चीज़ें नहीं है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना कोई गलत बात बताई जा रही है, ना कुछ किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। आपको लाइन टू लाइन जो है आपके चैप्टरों में से समझाना मेरा फर्ज बन जाता है, और ऐसा शायद आपको कहीं भी ना मिले, क्योंकि यहाँ पर आप बीए सेकेंड ईयर में बीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपको वेरिफ अकाउंट देना पड़ेगा। ये बीए के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस छोटे क्लास जो है +2 है उनके लिए भी काम कि को है, इसमें क्वेश्चन बहुत कुछ बातें दी गई है। तो इसलिए अभी भी सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 12 11, ठीक है, हर जगह जो है अपना दबदबा बरकरार रखता है। साथ में NIOS जो है बोर्ड, उसके लिए भी अग्रसर है। इसलिए सोचिए मत, विचार ना कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो है मुगल साम्राज्य के पतन में क्या कारण थे, मुगल साम्राज्य आखिर पतन क्यों हो गया। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो है मांसाबदारी प्रथा जो थी बहुत ही कारण बना। चलिए वो तो कारण था ही था, लेकिन इसमें जो है कुछ राजाओं के अकुशलता के कारण भी ये पतन के कगार पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें यही आता है सबसे पतन का कारण जो है आखिरी मुगल सम्राट जो था औरंगजेब थे। औरंगजेब जो था इतना कुशल शासक न हुआ, और इसकी वजह से जो है पतन होने के कगार पे जो है पहुंच गया और हो भी गया। औरंगजेब का प्रत्येक पग अकबर से विपरीत दिशा में उठा, क्योंकि अकबर के विपरीत दिशा में हमेशा औरंगजेब जो था चलता था, क्योंकि अपने जो है पूर्वजों के अनुसार वो कभी भी नहीं चला। ठीक है, अकबर ने यदि जजिया हटाया तो औरंगजेब ने जजिया को लगवा भी दिया। अकबर ने हिंदू के उच्च पदों पर नियुक्त किया तो औरंगजेब ने उसे उच्च पद से मुक्त भी कर दिया। अकबर ने राजपूतों की सीने से लगाया तो औरंगजेब ने उसे तलवार की नोक पर दिखाया। उसके पूर्वजों ने दक्षिण से दूर रहने का प्रयास किया, परंतु वह जीवन भर दक्षिण में ही उलझा रहा। इस सब का परिणाम यह हुआ कि लगभग सभी शक्तियां औरंगजेब के विरुद्ध हो गई। और फलस्वरूप वह स्वयं तो डूबा ही, साथ में साम्राज्य को भी ले डूबा। इसमें बहुत से जो है लेखकों का विचार है कि औरंगजेब का जीवन पूर्ण रूप से बुरी तरह असफल था। ठीक है, क्योंकि उसने अपने भाई दारा का हत्या करके जो है पद प्राप्त किया था, लेकिन उसका जो है पद जो हमेशा कांटों से ही भरा रहा, और वो जो था हमेशा दक्षिण की तरफ उलझा ही रहा। तो इस वजह से जो था मुगल सम्राट का पतन हो गया। ठीक है, लेकिन और भी जो है किस कारण से पतन हुआ उसके बारे में हम देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो यही बात आती है केंद्रीय सत्ता पर कड़ा नियंत्रण। औरंगजेब की असफलता का मुख्य कारण उसका केंद्रीय सत्ता पर कड़ा नियंत्रण था। यह सच है कि उसे शासन प्रबंधन का काफी अनुभव था, परंतु वह केवल अपने आप को ही इस कार्य के योग्य समझता था, यानी दूसरे व्यक्ति को वो योग्य समझता ही नहीं था। उसका विचार था कि उसके मंत्री तथा कर्मचारी शासन के किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने में असमर्थ हैं। अंततः उसने केंद्रीय सत्ता पर कड़ा नियंत्रण रखा हुआ था। शासन के लगभग सभी महत्वपूर्ण विभाग सम्राट के अपने हाथों में लिए हुए थे। उसकी इस नीति का परिणाम यह हुआ कि उसके मंत्री तथा कर्मचारी एक क्लर्क से बढ़कर योग्य न बन सके। उनकी योग्यता के विकास में सम्राट एक दीवार बन गया था। अंततः सम्राट की वृद्धावस्था में जब उसे योग्य मंत्रियों और परामर्शदाताओं की आवश्यकता अनुभव हुई, तो उस समय सम्राट को किसी से उचित सहयोग न मिल सका। देखते ही देखते सारा प्रशासनिक ढांचा बिगड़ गया और सम्राट के निराशा का ही मुंह देखना पड़ गया। उसके बाद था अंग्रेज का जो औरंगजेब का था धार्मिक कट्टरतापन। देखिए, किसी भी धर्म को अगर आप ऊंचा उठाते हो और नीचा गिराते हो तो उसके वजह से भी पतन बनता है। चाहे कभी भी शासन पद्धति चले तो हर एक धर्म को सामान्य मौका मिले, सभी को सामान्य आदर दे, सभी को सामान्य दे। शायद इसी बात को औरंगजेब ने नहीं समझा और धार्मिक कट्टर बन गया। औरंगजेब तथा मुगल सम्राट के पतन के मुख्य सम्राट की धार्मिक नीति भी थी, काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी थी। वह मुन्नी यानी वह सुन्नी समुदाय के अतिरिक्त किसी भी धर्म का अस्तित्व सहन नहीं कर सकता था।
यही कारण था कि उसने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए, उसके मंदिर गिरा दिए, मूर्तियों का अपमान भी किया और उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाया भी गया। इस्लाम ग्रहण न करने वाले हिंदुओं को सरकारी पदों से वंचित कर दिया गया, उन पर अनेक अनुचित कर भी लगाए गए, जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर भी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार से अनुचित कार्य करके सम्राट ने हिंदुओं को अपना शत्रु बना लिया और विद्रोह करने पर उनको विवश कर दिया। इसके विद्रोह से सम्राट को भारी क्षति उठानी पड़ी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के 15 वर्ष बाद ही मुगल सम्राट छिन्न भिन्न होकर रह गया। उसके पश्चात था राजपूतों से दुर्व्यवहार। राजपूत राजस्थान की एक वीर जाति थी। सम्राट अकबर ने राजपूतों के प्रति मित्रता की नीति अपनाकर उन्हें राज्य भक्त बना दिया था। उनकी मित्रता मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। वह अपना खून बहाकर भी मुगल साम्राज्य की रक्षा करते थे, परंतु औरंगजेब ने इस राज्य भक्त जाति के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसके मंदिर गिरा दिए, उनके शासक अजीत सिंह का अपमान भी किया, जसवंत सिंह की विधवा रानियों की शाही हरम में धकेलने का प्रयास भी किया, राजपूतों के प्रदेशों पर बलवत्त अधिकार जमाने की चेष्टा भी की। औरंगजेब की राजपूतों के प्रति इस कठोर नीति के विनाशकारी परिणाम निकले। राजपूत जो काफी समय तक मुगल सम्राट के संरक्षण बने हुए थे, अब मुगलों के विरुद्ध रण क्षेत्र में उतर गए। उनके प्रबल विरोधियों ने सम्राट को भारी क्षति भी पहुंचाई। इसमें बहुत से जो है विद्वानों का विचार है कि औरंगजेब की राजपूत के साथ युद्ध के सम्राट के लिए बहुत ही विनाशकारी परिणाम निकल के सामने आए। उसके बाद था मराठों से दुर्व्यवहार। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर प्रसिद्ध जाति मराठे से भी बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसने उनका दमन करने में काफी समय व्यर्थ नष्ट कर दिया। समय के साथ साथ सम्राट को जन और धन की भी काफी अपार हानि उठानी पड़ी। यदि औरंगजेब चाहता था तो वह मराठों से मित्रता स्थापित करके अपना बहुमूल्य समय और धन सम्राट को दृढ़ करने में व्यय कर सकता था, परंतु वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। इसके विपरीत जब मराठा सरदार शिवाजी उसके दरबार में आया तो उसने उसका भारी अपमान भी किया और उसे बंदी बना लिया। वीर तथा स्वतंत्र प्रेमी मराठा जाति भला इस अपमान को कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने मुगल प्रदेश में भयंकर लूटमार की और उसके जो है मुगल प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। उनका यह विरोध मुगल सम्राट के पतन में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। उसके पश्चात था बीजापुर और गोलकुंड का विजय। देखिए, गोलकुंड और बीजापुर का रियासत को मुगल साम्राज्य में मिलाना औरंगजेब की एक भारी राजनीतिक भूल थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य में मिलने से पूर्व जो था ये राजाएं मुगलों तथा मराठों के बीच एक दीवार का काम करता था, परंतु जब मराठों और मुगलों में सीधा टक्कर होने लगी तो यह बात सम्राट के लिए घातक सिद्ध हुई। दूसरे, इस रियासतों के मिलने से मुगल सम्राट बहुत विस्तृत हो गया। इन दूर स्थित प्रदेशों पर उत्तर भारत में सीधा राज्य करना कठिन ही नहीं अतुल असंभव था। इसी प्रकार इन राजाओं के विजित करने में सम्राट को जन और धन की काफ़ी अपार हानि उठानी पड़ी। उत्तर भारत से प्राप्त राज्य की आय का अधिकांश भाग इन रियासतों का हथियार में व्यय हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उत्तरी भारत के शासन व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई। इस बात का सामूहिक परिणाम से मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। प्रसिद्ध विद्वान ने बात क्लियर कहा था, JN सरकार ने, कि इस प्रकार लगता था कि जैसे औरंगजेब ने अब सब कुछ समाप्त कर दिया था, परंतु वास्तव में वह सभी कुछ गवा बैठा था। यह उसके अंत का आरंभ भी था। कहते हैं ना कि जब अंत आती है तो जो क्या होता है, जो होता है भेड़ बकरी कुछ भी हो वो शहर की तरफ भागता है। तो ऐसा ही कहावत इसके पास साथ भी था कि औरंगजेब ने पूरा ही शासन को तहस नहस कर दिया अपनी दुश्मनी के कारण। उसके पश्चात अंग्रेज का संदेशशील स्वभाव। देखिए, अंग्रेजेब संदेशशील स्वभाव का व्यक्ति था। उसने अपने स्वभावयुक्त कर्मचारियों पर भी विश्वास न था। कहते हैं कि उसने अपने पुत्रों तथा पुत्रियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर छोड़ रखे थे। अपने इस स्वभाव के कारण उसने अपने बेटे को न तो अपना सहयोगी बनाया और न ही उसे किसी स्वतंत्र पद पर कार्य करने का अवसर भी प्रदान किया। इसके विपरीत सम्राट के संदेही स्वभाव ने उन्हें देव विद्रोहियों बना दिया। यही कारण था कि वे आगे चलकर मुगल सम्राट के चिरकाल पर स्थिर रखने में असमर्थ रहे। उसके पश्चात जो सबसे बड़ा कारण था वो था आपका सिखों से दुर्व्यवहार। कहते हैं कि अंग्रेज कट्टर जो है सुन्नी मुसलमान था। उसे पंजाब में सिखों की बढ़ती हुई लोकप्रियता एक आंख न भाती थी। उसने 11 नवंबर जो है 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी की दिल्ली में शहीद कर दिया था। इस शहीदी के परिणाम स्वरूप पंजाब के सिख भड़क उठे थे। उन्होंने गुरु जी की शहीदी का प्रतिशोध लेने तथा मुगलों के अत्याचारी शासन का अंत करने का प्रण भी किया था। अंग्रेजों के समय मुगलों ने गुरु
जो गोविंद सिंह जी से अनेक युद्ध भी किए थे। गुरु जी ने इस युद्ध को मुगलों के अच्छे सबक सिखाया था। गुरु जी के इस कार्य को बंदा बहादुर ने आगे भी बढ़ाया था। उसके पश्चात था राजनीतिक प्रतिभा का अभाव। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर जेब उच्च कोटि के विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति भी था, परंतु उसमें राजनीतिक प्रतिभा का सर्वप्रथम अभाव सा था। वो राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझ बैठा। उसकी जो प्रत्येक राजनीतिक योजना असफल रही। ठीक है, खाकी खान लिखता है कि सम्राट की प्रत्येक जो है योजना व्यर्थ सिद्ध हुई और इसका कोई भी पुत्र अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। इसका एकमात्र कारण था उसकी धर्म अंधता। वो अपने शासन को सुन्नी रंग में रंगना चाहता था। इसी लालसा ने वह सभी गैर मुसलमानी जाति को अपना विरोधी बना लिया और आजीवन उसके विरोध से निपटने में ही उलझा रहा। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के चारों ओर अराजकता फैल गई। तो कहते हैं ना कि सभी धर्मों को, सभी को लेकर साथ चलना एक प्रशासन के लिए काम है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रशासन जो होता है अपनी निजी नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। वो एक प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य सदस्य होता है और प्रत्येक व्यक्तियों का क्या करता है, वो समर्थन करता है और प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बात शायद औरंगजेब को समझ नहीं आई। देखिए, आने वाला समय में जो भी ऐसा करेगा उसका पतन सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि सभी धर्मों के साथ में लेकर चलना किसी भी प्रशासन के लिए उचित होता है। और कोई भी प्रशासन जो है धर्म के प्रति अपना जो है एक विशेषता दिखाता है तो उसका अंत जो है सुनिश्चित होती ही होती है। ये कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। उसके बाद आदर्शवादियाँ। ठीक है, आदर्शवादी जो है धार्मिक सहनशीलता को छोड़कर सम्राट लगभग सभी चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण था। वह सदा और पवित्र जीवन व्यतीत करता था। उसे अत्यधिक भोग विलास, मद्यपान, मांस खाने, संगीत से बहुत घृणा थी। उसके वे चरित्र गुण भी उसके सफलता का कारण बने, क्योंकि उसे अपने दरबारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भी पवित्र जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। परंतु सुंदरी और संगीत उसके कर्मचारी के जीवन का अंग बन चुके थे, इसलिए वह इसके प्रति सम्राट के विरोधी को सहन न कर सके और वह स्वयं सम्राट के विरुद्ध हो गए। उनकी शासन पर जो संबंधित कार्यों को विशेष रुचि न रही। परिणाम स्वरूप औरंगजेब असफल रहा और मुगल साम्राज्य का कुछ ही वर्षों में पतन हो गया। देखिए, ये चीज़ें तो देखिए उनकी सादगी पर निर्भर करता है। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जो होता है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। अगर कोई जो है अगर मांस मदिरा पीता है तो उसका गुण और समझ उसको खुद होना चाहिए। तो किसी के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना कहीं भी सही नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो उसकी जो है पतन सुनिश्चित 100% हो जाती है। क्योंकि अगर कर्मचारी जो थे ऐसे जो भोग विलास में पड़े हुए थे उनको उसको समझाना चाहिए। ठीक है, मद्यपान जो करते थे या मांस खाते थे, चलिए खाने के तो अपने अपने विचार होते हैं सभी व्यक्तियों के, लेकिन जो भोग विलास था, मद्यपान करते थे, शराब पीते थे, तो इसके लिए जो है सरकार को समझाना चाहिए था। ठीक है, औरंगजेब को इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, समझाना चाहिए था कि ये सब करना सही नहीं है, लेकिन उसका विरोध करना, उस पर डायरेक्ट कानून लागू कर देना, तो ये तो होना ही है कि वो उसके विरोध हो ही जाएंगे। उसके पश्चात था जागीरदारी प्रणाली में संकट। देखिए, औरंगजेब के समय जागीरदारी प्रणाली में कई कारणों से संकट उत्पन्न हो गया था। अकबर के उत्तराधिकारी ने बड़ी संख्या में मानसौदारी को जागीरदारी देनी शुरू कर दी थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप सम्राट की लगभग सारी भूमि जो है 80% जागीरदारी के रूप में बांट दी गई थी। तो ये हमने जो है चैप्टर जो है पीछे पढ़ा भी था और जाना भी था कि ये सबसे बड़ी भूल थी कि सारे जागीरदारी को बांट देना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब और भर्ती होने वाले मनसादारों की जागीरदारी नहीं दी जा सकती थी। ये बात सेम उसी तरह से हो रही है जिस प्रकार से जो है हमारे देश में अभी वर्तमान समय में जो है राज्य को बांटी जा रही है। जितने अधिक राज्य होंगे उतनी अधिक सरकार बनेगी और उतना अधिक जो है राजस्व धन जो है खर्च होगा। तो इससे क्या होगा, देश की पतन सुनिश्चित होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ व्यक्ति जो होंगे अमीर से अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब थे वो गरीब से गरीब होते चले जाएंगे। तो आज वर्तमान समय में सरकार को इस बात पे ज्ञान भी लेना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि जितने हम राज्य जो बना रहे हैं, हर क्षेत्र को बांट रहे हैं, उससे क्या होगी, उतने मंत्री बनाए जाएंगे, उतने मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो सारे के सारे जो हैं आम लोगों से वसूले जाएंगे और आम लोगों से वसूले जाएंगे तो वो टैक्स के रूप में, आपके अनाज के रूप में आपके जो दाम होंगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो सरकार को इस पर अभी भी मंथन करने की आवश्यकता है, इतिहास से कुछ सबक लेने की आवश्यकता है। ठीक।
ठीक है। तो ये बात तो चलिए एक निजी थी, लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ पर जागीरदार बांट दिया गया था और भर्ती होने वाले महासागर की जो है जागीरदारों को नहीं दी जा रही थी। उसमें एक बात सही कहा गया था, 1 अनार और 100 बीमार वाली बातें यहाँ पर कही गई थी। जागीर न मिलने के कारण महासागर ने सैनिकों और घुड़सवारों की संख्या कम करनी शुरू कर दिया और जागीरदारों के बार बार परिवर्तन के कारण जागीरदारी कृषकों को बुरा व्यवहार करने लग पड़े। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप तो क्या करोगे, उछलोगे ही ना, एक की जगह 2 उछलोगे। वो कृषकों से अधिक लगान वसूल करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त जागीरदारों को कृषि की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण राज्य की पैदावार कम हो गई और आय के कम होने के कारण राज्य का प्रशासन ढांचा भी बिगड़ना शुरू हो गया। देखिए, कुछ भी हो, अगर खाना भोजन न मिले तो इससे तो है व्यक्ति जीवन अपना यापन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कृषि। कृषि पर जो देश, जो राज्य अधिक से अधिक ध्यान देता है उसका राज्य ऑटोमेटिक जो है समृद्धिशील हो जाता है। ठीक है। विशाल सम्राट, ठीक है, जो है इसका जो है विशाल जो साम्राज्य था, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था। इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन कार्य था, विशेषतः उन दिनों जब यातायात व संचार के साधन का विकास नहीं हुआ था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने दक्षिण राज्यों को केवल अपनी अधीनता स्वीकार कराते ही संतोष कर लिया था, परंतु औरंगजेब ने उनको नष्ट और मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। ऐसी ही गलती उसे पहले मोहम्मद तुगलक की थी, परंतु अंग्रेजों ने उसकी गलती को पुण्य दोहराया था। इसलिए भी कहते मोहम्मद तुगलक ने भी ऐसा ही काम किया था, उसने भी सारे सम्राट को विशाल बना लिया था। कहते ना विशाल हो जाना, अगर आप कोई बड़े से महल बनाते हो तो उसका आधार भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आधार मजबूत ना हो तो विशाल बनाओगे तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा। सेम अंग्रेजेब ने इसी नीति को अपनाया और जो था मोहम्मद तुगलक ने भी इसी तरह का जो है अपनाया था। तो दोनों का ही जो है पतन हो जाना सुनिश्चित था। इसमें डॉक्टर के.सी. चौधरी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि अल्मगीर औरंगजेब ने दफनाए गए मुगलों साम्राज्य के गौरव और प्रतिष्ठा का दफन हो गया। तो ये तो बात सच्चाई थी कि जो इसी के साथ जो था मुगल साम्राज्य का बिल्कुल ही पतन हो गया। लेकिन कहा जाए तो हर बात जो है मुगल सम्राट को ही उत्तरदायित्व समझना पतन का नया उचित होगा, क्योंकि देखिए सिर्फ एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा सम्राट तो जो है साम्राज्य तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिसकी वजह से जो होता है जो है कोई भी साम्राज्य तहस नहस होता है। अंग्रेज ने विवेकहीन नीति से मुगल साम्राज्य की नौ भंवर में ढकेल जरूर दिया था। इसके साथ मिलित कुछ और भी कारण थे जिसके डूबती नैया पर बोझ का काम किया, यानी डूब रही थी नैया उस पर उन्होंने बोझ डाला। वो जो है डूबती नैया पर बोझ क्या थी उसके बारे में अभी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला विचार तो यही आता है, अगर अन्य कारणों में देखिए तो सबसे पहला है निर्बल जो है उत्तराधिकारी। देखिए वीक अगर सक्सेसर होती है को आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह जाना भी होगा, आने वाला समय में भी पढ़ोगे, जब 4th सेमेस्टर में जाओगे, जब महाराणा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी जो है हिस्ट्री ऑफ कल्चर में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से दृश्य देखने को मिला। ठीक है, कि वहाँ पर जो है निर्बल शासक होने की वजह से, देखिए राजा से ही राज्य नहीं चलती है, अगर उसके जो है बच्चे, उसके उत्तराधिकारी अगर अच्छे हैं, योग्य हैं, तभी जो है शासन जो है बना रहता है। अगर वो अयोग्य हैं तो शासन कभी बना नहीं रह सकता। तो यही बात जो है अंग्रेजेब के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजेब के उत्तराधिकारी काफ़ी निर्बल थे। अंग्रेजेब की मृत्यु होते ही मानो प्रशासनिक योग्यता भी पल भर के लिए समाप्त हो गई। जैसे आपने देखा भी होगा, विजयनगर भी पढ़ा होगा, जाना होगा, उसमें भी कुछ इसी तरह से घटना घटी, क्योंकि निर्बल शासक की वजह से ही कोई भी साम्राज्य का नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही जो था हर जगह होता है। उसके बाद किसी भी मुगल शासक ने जरा भी योग्यता न दिखाई। यदि उनमें से तनिक भी योग्यता होती तो जो है पतन जो मुख दिखा मुगल साम्राज्य का स्थिरता प्रदान कर सकते थे, परंतु उनका स्वभाव ही भिन्न था। ठीक है, बहादुर शाह, प्रथम जहांदार शाह, जो है फरूख शहर, मोहम्मद शाह सबको अयोग्य तथा विलास प्रिय सिद्ध हुए। वे कर्तव्य से अधिक सुंदरता से पुजारी थे, यानी वो कर्तव्य नहीं करते थे, वो सिर्फ स्त्री के भोग विलास में पड़े हुए थे। उनका अधिकांश समय हरम और रंगनियों में व्यतीत होता था। हर समय वो स्त्रियों के साथ ही जीवन व्यतीत करते थे। देखिए चाणक्य भी ने बात क्लियर कहा था कि कभी भी स्त्रियों को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, या उनके श्रम और या हरम में इतना नहीं पड़ना चाहिए कि अपना जीवन भी नष्ट कर लेना होता है। देखिए स्त्री और पुरुष को समान माना गया है, तो समान ही कार्य करना चाहिए। हर समय आप रंगलियाँ मनाओगे तो आपका जीवन कहाँ रहेगा? भोग विलास में पड़े रहोगे तो आपका कर्तव्य और कर्म कौन करेगा? तो यही सम्राट और सभी जो इनके उत्तराधिकारी थे वो बात को नहीं समझे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने शासन को गंवा बैठे।
शासन कार्य को उन्हें जरा भी सुध बुध नहीं रहती थी। वह शासक के अयोग्य, आलसी और आनंद मगन हो जाते थे। लोगों का नेतृत्व कैसे कर सकता है। फलस्वरूप औरंगजेब के पश्चात आने वाले लगभग सभी मुगल सम्राट अपने मंत्री तथा जो अमीरों के हाथों की कठपुतली बनकर नाचते रहे। इन परिस्थितियों से मुगल साम्राज्य का पतन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, अगर आप नहीं कार्य करोगे तो जो व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है वो तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही ना। अगर आप उस पर ध्यान नहीं रखोगे, हमेशा चौकस नहीं रहोगे, तो वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे आपको कंगाल करके रख देगा। तो ये तो आम सी बात थी और मुगल सम्राट का पतन होना कोई इसमें बड़ी बात या कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसके पश्चात था विस्तृत साम्राज्य। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया था। इतने विशाल साम्राज्य को संभालना तो औरंगजेब जैसे शक्तिशाली सम्राट के लिए भी कठिन हो गया था। भला उसके निर्बल उत्तराधिकारी से कहाँ से संभाल पाएंगे। सम्राट देखिए, जो है औरंगजेब कोई आम सम्राट नहीं था। उसने बहुत ही सादगी भरा जीवन जिया था। उसने अपने जो है विशाल सम्राट का उसने गठन किया था। लेकिन कहते हैं ना, आगे तक बढ़ाने के लिए योग्यता भी होना जरूरी है। किसी ने आधार अगर बनाया है तो आधार बना देने से नहीं होता है, उसको आगे सुचारू रूप से चलाने से होता है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने तुम्हें नींव दिया है तो वो गलत फहमी में है। नींव देने से नहीं होता है, नींव को आगे बढ़ाने से भी होता है। तो यही काम जो है मुगल साम्राज्य के जो है बाकी जो है जो राजाओं ने किया। ठीक है, इसमें इतने विशाल सम्राट को संभालना औरंगजेब की बात नहीं थी, लेकिन भला उसके निर्बल उत्तराधिकारी से कहाँ से संभालते हैं। निरंतर विद्रोह के कारण यातायात भी अस्त व्यस्त हो गया, इसलिए औरंगजेब के उत्तराधिकारी स्थान पर घटित होने वाले विद्रोह को न दबा सका। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विस्तृत मुगल साम्राज्य शीघ्र ही जीर्ण शीर्ण हो गया। ठीक है, तो इसको शीर्ण होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है ना। उसके बाद था उत्तराधिकारी का नियम का न होना। देखिए, दो कारण जो होती है, दूसरा कारण यही बनती है कि रूल रेगुलेशन नहीं होना। देखिए, अगर कोई शासन चलाना है, आपने कोई रेगुलेशन करना है, तो उसमें रूल रेगुलेशन का ही भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुगलों में उत्तराधिकारी का कोई विशेष नियम नहीं था। मुगल राजाओं को यह पता न चला था कि उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी कौन संभालेगा। कभी कभी तो उसके पोते जी की राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता, यानी जीते जी जो होता था उसके राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता था, जो साम्राज्य के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होते थे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लगभग सभी उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट को उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार आपसी युद्धों में देश में राज्य विरोधी तत्वों के सिर उठाने का अवसर प्रदान किया, जिससे सम्राट में अराजकता फैली। मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती चली गई। देखिए, ये बात तो क्लियर ही है कि जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति जो है फायदा उठाता ही उठाता है, और ऐसा ही सिद्ध कई राजाओं में देखने को मिला है। ठीक है, इसमें जो है डॉक्टर V.S. स्मिथ ने साफ शब्दों में कहा था कि उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध के कारण होने वाली निरंतर अराजकता तथा साम्राज्य का पतन करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि सच्ची भी है और सत्य भी है। उसके बाद भातृभाव का अभाव, लक ऑफ ब्रदरली अफेक्शन, यानी औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य एवं निर्बल होने के साथ साथ भातृ स्नेह की भावना भी वंचित थे। अपनी ईर्ष्या और दोष के कारण वे सदैव झगड़ों में ही उलझे रहते थे। उनके आपसी मतभेद का लाभ उठाकर अनेक सरदार शक्तिशाली हो गए। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मुगल साम्राज्य की जड़ काटनी आरंभ कर दी। तो वही बात आ गया ना, घर में लड़ते रहोगे, दूसरे बाहर के बंदा जो है आपके अटैक कर देगा। तो वही बात रहती है। उसके बाद बात था अमीरों की दलबंदी। देखिए, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में अमीरों का भी काफ़ी हाथ था। मेरठ खान और जो है मुजफ्फर खान, अब्दुल रहीम खान और जो है अफजल खान, मोहम्मद खान और आफक खान आदि अमीरों ने मुगल साम्राज्य की असाधारण सेवाएं भी की थी, परंतु उनके वंशज निरंतर अयोग्य, विलासता प्रिय और स्वार्थी निकले। ठीक है, यानी इनके भी जो आगे की जनरेशन थी वो गलत थी। ठीक है, अधिक धन और ऐश्वर्य से जहां उन्होंने निकम्मा बना दिया था, वहां उन्हें देशद्रोही कार्य करने भी विवश कर दिया था। क्योंकि जब कार्य नहीं करिएगा तो देशद्रोह तो बनने में आपको सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। वो तो इस योग्य भी न रहे कि अपनी अस्तित्व कायम रख सकें, तो भला वे मुगल साम्राज्य की क्या सेवा करते। वो राज्य के हित की बजाय अपने हितों की प्राथमिकता देने लग गए थे। ठीक है, जो अपने हितों के प्रति जो करेगा वो कहाँ प्राथमिकता देगा, वो कहाँ आगे बढ़ेगा, कैसे उस राज्य को संभाल पाएगा। वो कई विरोधी दलों में बटे हुए थे और सदा साम्राज्य को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काते रहते थे। यानी कहते हैं ना कि जैसे रामायण महाभारत में, रामायण में जो था मंथरा को माना जाता है और महाभारत में शकुनी की माना जाता है, सेम उसी तरह से कार्य इस समय भी होने लग गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ,
इतना ही नहीं, अयोग्य बादशाह को देखकर उन्हें षड्यंत्र रचने की भी आरंभ कर दिए। इस षड्यंत्र में मुगल साम्राज्य की भारी क्षति हुई और परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य भी मजबूत दीवार में दरार पड़ गई। इसमें डॉक्टर R.C. मजुमदार ने बात बिल्कुल साफ क्लियर शब्दों में कहा था कि 18वीं शताब्दी में राजपुरुषों के चरित्र में गिरावट का मुगल सम्राट की अनभिता के तीव्र करने में एक बड़ा ही हाथ था। उसके पश्चात सेना का निर्बलता, वीकनेस ऑफ आर्मी। मुगलों की सेना विलासता प्रिय होने के कारण निर्बल हो चुके थे। मुगल सेनानायक सूरा और सुंदरी के इतने मतवाले हो गए थे, उनके हरम में सैकड़ों स्त्रियां होती थी। शराब पीने में तो उनका कोई सनी ही नहीं था, यानी कोई उसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो 24 घंटे थे सूरा और सुंदरी में व्यस्त थे। इसका परिणाम यह निकला कि उसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक गिरावट आनी शुरू हो गई। देखिए, जो कि ज़िंदगी में जो है सुंदरी के पीछे पड़ेगा, ठीक है, और जो है भोग विलास में पड़ा रहेगा, उसके शरीर के साथ साथ मानसिक और नैतिक गिरावट तो आएगी आएगी। अंत ऐसे सरदारों के होते हुए मुगलों की सैनिक शक्ति क्षीण होनी स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त सैनिक भी प्रायः पलकियों में बैठकर युद्ध में जाया करते थे। बताइए, पलकियों में बैठ के योद्धा जो होते हैं धूप में जाते थे युद्ध करने के लिए, और ये तो पालकियों में बैठ के यानी सुख सुविधाओं से व्यस्त होकर जाते थे युद्ध करने। वो युद्ध करेंगे कि युद्ध से मारे जाएंगे। तो यही बात जो है इस समय की जो है बिल्कुल ही गलत थी। उनकी पत्नियां साथ होती थी। बताइए, इतने जो थे स्त्री लोलू थे कि वो अपनी पत्नियों को भी साथ में लेके जाते थे युद्ध के दौरान। ऐसा तो इतिहास में कभी देखने को मिला ही नहीं। तो ऐसे तो है मुगल सम्राट का पतन होना कोई बड़ी बात भी नहीं थी। सुंदरता और शराब के नशे में डूबे ये सरदार और सिपाही कब तक सम्राट की रक्षा कर सकते? जो कहते हैं ना, सब जब सैनिक ही लड़ने वाला इसी भोग विलास में पड़ा हुआ है और राजा भी पड़ा हुआ है, तो कौन इनको बचाएगा? इनका पतन तो सुनिश्चित ही लिखा जाता है। उसके बाद विदेशी राज्य, मुगल शासक में विदेशी भी थे। उन्होंने भारत को कभी अपना देश नहीं समझा। अकबर के आते किसी भी मुगल सम्राट ने जनता की भलाई के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया था। वे भारत के लोगों के दिल में राज्य के प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावना उत्पन्न करने में असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप उनका राज्य सब प्रिय न हो सका। ऐसा राज्य शक्ति के सहारे ही स्थिर रह सकता था। अंततः जब तक मुगल सम्राट शक्तिशाली रहे तब तक सम्राट भी स्थिर रहा, परंतु शासन की भाग और निर्बल शासकों के हाथ आते ही मुगल साम्राज्य तो था तहस नहस हो गई। ठीक है, उसके बाद था आर्थिक दुर्बलता। देखिए, आर्थिक दुर्बलता भी मैंने कहा ना किसी भी पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। एडवर्ड्स और गैरेस का कथन है कि मुगल सम्राट की आर्थिक दुर्बलता भी उनके पतन का मुख्य जो है कारण सिद्ध हुआ। अकबर के पश्चात किसी भी मुगल सम्राट ने कृषि, व्यापार और उद्योग को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया। फलस्वरूप राज्य की आय दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। जहांगीर और शाहजहां ने तो राजकोष का काफ़ी धन व्यर्थ में युद्धों में और रंगरलियों में तथा भवन बनवाने में व्यय कर दिया। इस प्रकार औरंगजेब के राजगद्दी पर बैठने तक राजशाही कोशी लगभग खाली सी हो चुकी थी। इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी, परंतु उसने अपनी दक्षिण अभियानों तथा अन्य विवेकहीन कार्य से रह सहने धन की जो है सर्वनाश कर दिया। धन के अभाव में किसी भी शासक साम्राज्य की कल्याण करना व्यर्थ ही है। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो गया। उसके पश्चात था समुद्री शक्ति का अवहेलना। देखिए, मुगल सम्राट समुद्री शक्ति के महत्व को न समझ सकते थे। उन्होंने अपनी जल शक्ति बढ़ाने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप वो 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्ति का समृद्ध लड़ाइयों में जो है सफलतापूर्वक सामना कर सके और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल शक्तिशाली समुद्रिक बेड़ा मुगलों के पतन को नहीं रोक सका, परंतु इससे विदेशी यूरोपीय आक्रमणकारियों के प्रसार को कुछ समय तक अवश्य ही रोका जा सका। उसके बाद आपको पता ही है कि इस समय विदेशी आक्रमण भी बढ़ गए थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य की दुर्बलता के कारण विदेशी को भी भारत पर आक्रमण करने का साहस हुआ। उन्होंने यहाँ आक्रमण करने आरंभ कर दिए और इन आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और निरशाही प्रमुख थे। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बुरी तरह परास्त किया और अपने दिल्ली में भयंकर लूटमार भी की। तब उपरांत वह लूट लगभग 20 करोड़ रुपए अपने साथ ईरान ले गया। फलस्वरूप सम्राट को भारी धन जो है जनधन की क्षति हुई और इसकी जड़ें स्थिरता हो गई। इसी प्रकार अहमद शाह अब्दाली के प्रहारों में मुगल साम्राज्य के वृक्ष की पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। उसने भारत पर निरंतर 8 आक्रमण किए और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तो सम्राट का बहुत बड़ा भाग कट गया, दूसरी शाही प्रतिष्ठा धूल में मिल गई और मुगल सम्राट का पतन अब काफ़ी निकट दिखाई देने लग गया। उसके बाद था जगदारों की भूमिका।
आपको पता ही है कि इसमें जगदारी जो थे अकबर के समय से ही चली आ रही थी, तो औरंगजेब के समय भी काफ़ी प्रफुल्लित हुई और औरंगजेब ने इस पर बहुत कड़ी नियम बना दिए थे। मुगल सम्राट के पतन में जगदारी का भी बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपनी जगदारी से अधिक आय प्राप्त होती थी। उसके पास अपने सैनिक होते थे। राज्य के सभी बड़े बड़े पदों पर उन्हीं पर अधिकारी होता था। जगदारी शक्तिशाली मुगल सम्राट के समय समय तो राज्य के प्रति स्वामी भक्ति और निष्ठावान रहते थे, परंतु मुगल शासन के कमजोर पड़ते ही वह अपनी शक्ति व अधिकारियों का प्रयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करने लग गए। इन स्वार्थों से उनमें आपसी झगड़े होने लग गए। अधिक से अधिक शक्ति पकड़ने के लिए वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लग गए, जिसे धोखाबाजी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इन सब बातों का अधिकतम जगीरदारी कम पढ़े लिखे भी होते थे और युद्ध कला में परिचित नहीं होते थे। देखिए, उनको पढ़े लिखे न होना भी ये जो कारण थी पतन का कारण बन सकता था। ठीक है, ऐसे जगीरदारी साम्राज्य पर बोझ बने हुए थे और जगीरदारी में आपसी संघर्ष का एक कारण यह भी था कि दिन प्रतिदिन जागीरदारों की संख्या कम हो रही थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पास अब नाम मात्र का ही भू शेष थी और जागीर के रूप में दी जा सकती थी। अंततः पुराने जागीरदारों ने अपनी जागीर को वंशगत बनाने का प्रयास किया, जबकि नए लोग उनकी जागीर छीनने के लिए संघर्ष करने लगे। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि जागीरदारी जो पहले मुगल राज्य की शक्ति और जनता के स्रोत थे, अब मुगल साम्राज्य के जड़ काट रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मुगल साम्राज्य का अस्तित्व बना रहना असंभव सी हो गई थी। उसके पश्चात था व्यापारिक कंपनियां। देखिए, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली भारत में आए थे, तो आपको भी पता होगा। बाद में उनके देखा देखी अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी आदि जाति के लोग भी भारत में आ बसे। उन्होंने मुगल शासक ने भारत में व्यापार करने की अनुमति ली और व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना धीरे धीरे जो है अपना पैर जो है यहाँ पर जमाना स्टार्ट कर दिया। ये व्यापारिक केंद्र मद्रास, सूरत, मुंबई, कोलकाता आदि बड़े बड़े नगरों में इनके समीप स्थापित किए गए। इनके व्यापारिक केंद्र एक प्रकार के दुर्ग होते थे, यानी एक तरह से व्यापार नहीं होता था, सिर्फ उनकी मंशा होती थी। एक तरह से वो दुर्ग बनाते थे तथा सुरक्षा के लिए उनके अपने सैनिक होते थे, यानी अंग्रेज जो होते थे अपने सैनिक रखते थे। आरंभ में इन कंपनियों का उद्देश्य केवल व्यापार करना था, परंतु समय बीतने के साथ साथ उन्हें राजनीतिक उद्देश्य रखना आरंभ कर दिया। पहले तो वो जब आए थे अंग्रेज तो यही बात से आए थे कि यहाँ पर वो व्यापार करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर आपसी लड़ाई झगड़ा बहुत है, यहाँ के लोग जो है लालची बहुत है, तो इन्होंने क्या किया, उनमें राजनीतिक में भी प्रवेश करने की उन्होंने मन बना लिया। मुगल शक्ति छीन हो चली थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो है मुगल शक्ति जो है बिल्कुल छीन हो गई है। भारतीय सेना का शौर्य भी अब कम होता जा रहा था। अंत सभी यूरोपीय जातियां ने यहाँ अपना राज्य स्थापित करने का विचार बना लिया। तो धीरे धीरे जो था इन्होंने अपना, कहते हैं ना, अगर आप किसी को हाथ पकड़ाओगे तो वो आपका बाजू पकड़ लेगा। ऐसा ही हुआ, अंग्रेजों को उन्होंने उंगली पकड़ाई तो उसने क्या किया, उनका पूरा हाथ ही पकड़ लिया। ठीक है, इसी विचार को पूरा करने के लिए व्यापारिक कंपनियों ने मुगलों से अधिक सुविधाएं प्राप्त की। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने काम के लिए सुविधा प्राप्त करने लगे, यानी वो लेते थे, 1 महीने के लिए लेते थे उनसे टैक्स के रूप में इजाज़त व्यापार करने के लिए, और वो सालों साल उसी टैक्स पे करते थे। इसलिए मुगल का जो है धन भी बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। यानी जो इसी विचार को पूरा करने के लिए व्यापारिक कंपनियां मुगलों से सुविधाएं प्राप्त करते थे, अपने केंद्र को अधिक दृढ़ किया, अधिक सेना रखी और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गए। औरंगजेब की मृत्यु में मुगल राज्य का विघटन का आरंभ हो गया। नवीन स्वतंत्र शासक ने अपनी जो है प्रतिद्वंदी को नष्ट करने के लिए यूरोपीय जातियों में सहायता भी मांगी थी। ठीक है, और यूरोपीय शक्ति ने इन काम में पूरा भाग भी लिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के 3 दशक बाद ही भारतीय राजाओं की शतरंज एवं यूरोपीय मोहरे दिखाई देने लग गए। अंग्रेज ने 1757 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के हथियार लिया और तब उपरांत मुगल बादशाह को भी अपने अधीन कर लिया। और इस तरह व्यापारिक कंपनियों का आगमन मुगल साम्राज्य के लिए घातक भी सिद्ध हुआ, और इसी के साथ भी जो था मुगल साम्राज्य का अंत भी हो गया। यानी आप कह सकते हो कि अंग्रेज का आगमन जो था मुगल सम्राट के आखिरी अंत था, क्योंकि इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का जो है आगे नहीं बढ़ पाया। और न बढ़ने का कारण भी इनका यही था कि इनके उत्तराधिकारी जो थे बहुत ही कमज़ोर थे, और इनके क्षेत्र में जो इनके भोग विलास की जो बढ़ी हुई थी वो भी इनको ले डूबा, और जो है मुगल सम्राट का पतन का सबसे बड़ा कारण बना।
ठीक है दोस्तों, इसके साथ जो है हमारा चैप्टर भी अब खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी धन्यवाद करना चाहते हो अपने दिल से तो आपके मोबाइल में जो रेड बटन दिख रहा होगा, रेड जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको भूलिए मत, उसको दबा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उसको करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसी से आपको जो है मेरे वीडियो को जो मैं डालूंगा, चाहे वो आगे बीए फाइनल ईयर हो, चाहे वो 4th ईयर हो, आपको है 4th सेमेस्टर हो, तो आपको हर जगह जो है इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। इसलिए मेरे साथ जुड़ने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाद में इसको रिसर्च कीजिएगा तो शायद आपको नाम तक भी समझ में ना आए, क्योंकि जब भी आप रिसर्च कीजिएगा त्रिपाण लिखिएगा तो त्रिपस कर देगा या त्रिपुरा कर देगा, तो रिसर्च में आएगा नहीं और आप इससे अब भाग्य नहीं रहोगे, आप दूर हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के हर जगह जो है अपना दबदबा बना रखा है, और प्लस जो है NIOS बोर्ड का भी पूरा कवर कर रहा है, प्लस BA पंजाब यूनिवर्सिटी को भी पूरा कवर करता है। तो इसलिए जो है सब्सक्राइब करने में आपके भलाई है। ओके दोस्तों, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, हम बाद में मिलेंगे। ओके बाय।